प्यारे बच्चों नमस्कार आप सभी को। आज हम करेंगे क्लास 6 का विज्ञान का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है पदार्थों का पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब होता है पदार्थों को अलग अलग करना। तो प्यारे बच्चों हम आज जो प्रश्न करेंगे अभ्यास के प्रश्न करेंगे चैप्टर 5 के, और अभ्यास के प्रश्न जो है उनको एक्सप्लेन करेंगे। आप ध्यान से सुनोगे तो सुनने मात्र से आपको याद हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? दो उदाहरण लिखिए। अवयव होते हैं भाग। प्यारे बच्चों, दो पदार्थ अगर आपस में मिले हो तो उनको अलग करने की हमें क्या आवश्यकता होती है? मैं उदाहरण सहित समझाना है। प्यारे बच्चों, हमें किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले उसमें मिश्रित हानिकारक तथा उपयोगी पदार्थों को हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को अलग करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता है। आपको पता, उदाहरण के लिए बताते हैं। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से चालन या छलनी के द्वारा पृथक किया जाता है। मक्खन को दही से मंथन द्वारा अलग किया जाता है। या इसके अंदर और भी कई चीज़ें होती हैं। अगर मान लो आपने गेहूँ का आटा पीसना आता, अगर उसके अंदर कोई चीज़ अलग से मिली हो तो उसको भी अलग करना होता है। यानी कि उपयोगी और हानिकारक पदार्थों को अलग अलग करना, पृथक करना, हमें उसकी आवश्यकता होती है। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। निष्पावन से क्या अभिप्राय है? यह कहाँ उपयोग किया जाता है? निष्पावन। प्यारे बच्चों, निष्पावन यह विधि है जिसमें गेहूं के दानों को भूसे की से उसकी घनता के आधार पर वायु द्वारा अलग किया जाता है। निष्पावन का मतलब क्या होता है? हवा के द्वारा हल्के और भारी कणों को अलग करना, जैसे भूसे के अंदर से दानों को अलग करना। अनाज से भूसा पृथक करने के लिए निष्पावन विधि का उपयोग किया जाता है। निष्पावन करते समय भूसे के हल्के कण पवन के साथ यानी हवा के साथ उड़कर दूर जाके गिर जाते हैं, जबकि भारी कण पृथक होकर निकट ढेर बना लेते हैं। किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। यानी कि भारी और हल्के कणों को आपस में हवा के द्वारा अलग करने की विधि क्या कहलाती है? निष्पावन। जैसे मैंने आपको भूसे और अनाज का उदाहरण देकर आपको बताया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण कैसे पृथक करेंगे? अरे बच्चों, दाल आप सभी ने देखी है। दाल को बनाने से पहले उसके अंदर धूल या भूसे के जो कण होते हैं उसको किस प्रकार से अलग कर सकते हैं? प्यारे बच्चों, हस्त चयन की विधि का उपयोग करके हम गेहूँ, चावल और दालों से बड़े मिट्टी के कणों पृथक भूसे को अलग कर सकते हैं। या अगर कण छोटे हैं तो उसको धोकर धुलाई करके भी हम उसको अलग कर सकते हैं। यानी कि अगर मान लो बारीक मिट्टी या धूल उसके अंदर मिली हुई है तो उसको अंदर पानी के अंदर डाल के भी धो सकते हैं। धूल के कण ऊपर आ जाएंगे पानी के साथ मिलकर, और उसके बाद में निथार कर अलग कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, छालन से क्या अभिप्राय है? ये कहाँ उपयोग होता है? छालन भिन्न भिन्न आकार के मिश्रण के घटकों को अलग करने की विधि है। इसमें विशेष आकार के कणों को छलनी के द्वारा छोटे छोटे छिद्रों से अलग किया जाता है, जबकि बड़े कण छलनी या छन्नी में रह जाते हैं। उदाहरण देखते हैं इसका उपयोग निम्न मिश्रणों को घटकों को अलग करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग आटे से चोकर को अलग करने के लिए किया जाता है। चाय से चाय की पत्ती को अलग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है छालन विधि। यानी कि छालन या छन्नी के द्वारा पदार्थों को अलग अलग करना। तो इसमें दो भिन्न आकार के कण होते हैं, एक छलनी में से नीचे आ जाता है, एक ऊपर रह जाता है। जैसे मैंने आपको आटे का एग्जाम्पल दिया। जब आटे को छानते हैं उसके अंदर जो चोकर होता है इसको छाने से बोलते हैं, वो ऊपर रह जाता है, आटा नीचे आ जाता है। या चाय के जब छानते हैं तो चाय की पत्तियाँ जो है ऊपर रह जाती है छलनी के अंदर, और चाय जो है नीचे आ जाती है। तो इस प्रकार की विधि को चालन या छलन विधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेत और जल के मिश्रण से आप रेत और जल को कैसे पृथक करेंगे? रेत और जल का मिश्रण, आपको पता है कि जब रेत को पानी में घोला जाता है तो वो पानी के अंदर लटका रहता है। अब उसको कैसे अलग करेंगे? तो प्यारे बच्चे इसका उत्तर देखते हैं। रेत और जल के मिश्रण से रेत और जल को निस्तारण विधि से अलग किया जाता है। निस्तारण विधि, इस विधि का क्या होता है कि जो हम रेत मिला हुआ पानी उसको छोड़ देते हैं, रेत के कण नीचे बैठ जाते हैं, पानी ऊपर आ जाता है। तो रेत के भारी कण बर्तन के तली में बैठ जाता है, इसे अवसादन विधि कहते हैं। इससे पानी जो हल्का होता है ऊपर रह जाता है, जिससे निस्तारण विधि से अलग कर लिया जाता है। यानी कि जो रेत और पानी का जो मिश्रण है उसको कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं,
रेत नीचे बैठ जाता है और पानी जो ऊपर आ जाता है उसको बाद में निस्तार लिया जाता है, यानी कि निस्तारण विधि का उपयोग किया जाता है। पानी को और साफ़ करने के लिए फ़िल्टर पेपर से छानने से अलग किया जा सकता है। अगर उसको और भी अधिक साफ़ करना है तो हम पानी को छान कर भी अलग कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आटे और चीनी के मिश्रण में से क्या चीनी को पृथक करना संभव है? अगर हाँ तो आप ये कैसे करोगे? आटे और चीनी, यानी कि चीनी में अगर आटा आपस में मिले हो तो उसको हम कैसे अलग कर सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, इसको हम कर सकते हैं। आटे और चीनी के मिश्रण को पृथक किया जाता है। आटे और चीनी के मिश्रण को चालन विधि के द्वारा भी पृथक किया जा सकता है। अगर चीनी मोटी है तो उसको हम छान कर भी क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। इसको चालन विधि का उपयोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पंकित जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे? पंकिल यानी कि जो गैदला पानी होता है, जो जल होता है, उसमें से स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे? तो प्यारे बच्चों, पंकिल जल के एक नमूने को गिलास में लेते हैं, उसे आधा घंटा बिना हिलाए पड़ा रहने दें। थोड़ी देर बाद गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ जाती है, क्योंकि मिट्टी के कण भारी होते हैं। अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा कर लेते हैं। उस गिलास के ऊपर के जल को दूसरे गिलास में उड़ेल लेते हैं। इस प्रक्रम को निस्तारण कहते हैं। यदि गिलास का जल अब भी पंकिल अथवा भूरे रंग का है तब इसका निषेधन करते हैं। निषेधन करने के लिए फ़िल्टर पेपर का, निषेधन का मतलब छान लेते हैं उसको, और फ़िल्टर पेपर का प्रयोग करते हैं और पंकिल जल को शुद्ध कर लेते हैं, यानी कि जो गंदा जल होता है उसको हम शुद्ध कर लेते हैं। जल में अशुद्धियाँ फ़िल्टर पेपर पर रह जाएंगी। इस प्रकार पंकिल जल स्वच्छ जल हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, रिक्तस्थान भरने हैं। खालिस्तान, यानी कि इसमें एक खालिस्तान दे रखे हैं क से लेकर और घ तक। तो पहला खालिस्तान देखते हैं। धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को खालिस्तान कहते हैं। यानी कि अगर हम दानों को डंडियों को अलग करते हैं, ये धान का एग्जाम्पल दे रखा है, तो कोई भी दूसरा अगर अन्न है तो उसको अलग करने की जो विधि इस प्रकार की डंडियों से अलग करते हैं दानों को, तो उसको थ्रेसिंग कहते हैं। तो पहले खालिस्तान के अंदर क्या आएगा? थ्रेसिंग। ख भाग है, किसी एक कपड़े पर दूध को उलेड़ते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है। पृथक्करण की यह प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है। क्या कहलाती है? निषेधन। क्या कहलाएगी ये? निषेधन। कहने के कपड़े के द्वारा छानते हैं तो मलाई ऊपर रह जाती है और वो नीचे रह जाती है, तो निषेधन विधि कहलाती है। गै भाग, समुद्र के जल में से नमक खालिस्तान प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, समुद्र के जल से जो नमक बनाया जाता है वो वाष्पन प्रक्रिया द्वारा, यानी कि पानी का वाष्पीकरण कर देते हैं, पानी वहाँ बन के उड़ जाता है और शेष नमक नीचे रह जाता है। तो तीसरे खालिस्तान के अंदर क्या आएगा? वाष्पन। अगला है घ। जब पंकिल जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियाँ तली पर बैठ जाती हैं। उसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं। इसमें उपयोग होने वाली पृथक्करण की प्रक्रिया को खालिस्तान कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? निस्तारण। यानी कि पानी ऊपर आ जाएगा, उसको तिरछा करके बाल्टी को, पानी को अलग कर लेते हैं और अशुद्धियाँ जो है वो तली में रह जाती हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सत्य अथवा असत्य। दूध और जल के मिश्रण को निषेधन द्वारा पृथक किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, ये असत्य है, क्योंकि दोनों का मिश्रण अगर उसको हम छानेंगे किसी छलनी में से या कपड़े में से, दोनों दूध के और जल दोनों का मिश्रण जो वो नीचे आ जाएगा, यानी कि हम उसको अलग अलग, दोनों के जो कण हैं उनका माप जो है बराबर हो जाता है, तो उसको हम निषेधन द्वारा अलग नहीं कर सकते। ख भाग है, नमक तथा चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो ये प्यारे बच्चों, ये भी असत्य है, इनको इस प्रकार से हम अलग नहीं कर सकते हैं। गै भाग जो है, चाय की पत्तियों को चाय से पृथक निषेधन द्वारा किया जा सकता है। इसको कर सकते हैं हम चाय की पत्तियों को, क्योंकि चाय बनाने के बाद अगर हम चाय को कुछ देर के छोड़ देते हैं तो वो चाय की पत्तियां नीचे बैठ जाती हैं और चाय ऊपर से जो है उसको निस्तारण कर लिया जाता है, निषेधन कर लिया जाता है। घ भाग है, अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण प्रक्रम द्वारा किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, ये आंसर गलत है, क्योंकि अनाज और भूसे को तो हम निष्पावन विधि से अलग करते हैं, हवा के द्वारा जिसको अलग करते हैं, तो ये क्या हो गया? असत्य हो गया। प्रश्न नंबर जल जो है हमारा आज का अभ्यास का आखिरी प्रश्न है।
जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। आप बर्फ़ डालकर उसे ठंडा करना चाहते हैं। आप शिकंजी में बर्फ़ चीनी घोलने से पहले डालेंगे या बाद में? इस प्रकरण में अधिक चीनी घोलना संभव होगा। किस प्रकरण में अधिक चीनी घोलना संभव होगा? तो प्यारे बच्चों, शिकंजी बनाते समय चीनी पहले घोली जाती है और बर्फ़ बाद में डाली जाती है। इसका कारण क्या है? यदि बर्फ़ डालने के बाद चीनी डालेंगे तो शिकंजी भी ठंडी हो जाएगी। इससे तापमान कम होने के कारण चीनी नहीं घुल पाएगी, यानी कि पानी ठंडा हो जाता है बर्फ़ डालने से, और ठंडे पानी के अंदर जो है चीनी आसानी से नहीं घुलती है। इसलिए शिकंजी बनाते समय चीनी पहले घोलनी चाहिए और बर्फ़ जो है बाद में डालनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये अभ्यास के चैप्टर 5 पदार्थों का जो पृथक्करण था उसके अभ्यास के प्रश्न मैंने आपको कराए हैं। प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे, और समझ में आ गया तो अगर आपको प्रश्न, ये वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। बने रहिए हमारे साथ।